हम ये अब जान गए हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत बहुत ही संभल कर, बहुत सोच विचार के साथ शुरू हुई और इसका कारण था 1857 की क्रांति का अनुभव। बार बार उनको इस बात के लिए विवश कर रहा था, सोचने के लिए कि हम धीरे चलें। इसके बाद हम आते हैं कि आखिर ये 1885 से 1905 तक में क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसी क्या बातें हुई। उनमें सबसे पहली घटना थी कि बाल गंगाधर तिलक सामने आए। जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ तरीके ईजाद किए और धार्मिक त्योहारों के माध्यम से समाज को अपने विचारों में जोड़ने की कोशिश की। 1897 में रैंड की हत्या हुई पूना में, जो वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी थे, और उनकी हत्या कर दी गई। ये एक तरीके से बहुत बड़ी घटना थी जिसने भारतीयों के मन में एक तरीके से थोड़ा सा उत्साह भी पैदा किया। रैंड का मर्डर, साथ ही प्लेग का होना बारंबार, महामारी का बारंबार होना, ये भी भारतीयों के लिए एक तरीके से उसने भारतीयों के मन में बार बार ये सोचने के लिए विवश किया कि आखिर ये सब बार बार हो क्यों रहा है। इसके अलावा विश्व में कुछ अन्य घटनाएं भी हो रही थीं जिसका असर भी भारतीयों पर पड़ रहा था। इन घटनाओं के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा सोचें कि आखिर ये 20 वर्षों में कांग्रेस ने क्या पाया, क्या खोया। इन 20 वर्षों में यदि मांगों को देखा जाए तो अंग्रेजों ने इसमें से निश्चित रूप से कई मांगें मान ली। उदाहरण के लिए भारतीयों के प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा बढ़ाया, शिक्षा के लिए भी कुछ प्रयास किए, ऊंचे पदों पर उतना स्थान तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित किया कि कुछ भारतीय जरूर आगे बढ़ें। भारतीयों को ICS की परीक्षा में बैठने की अनुमति तो थी, लेकिन स्थितियां बड़ी कठिन थी। तो सफल होने के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा कार्य करना बड़ा कठिन हो जाता था और या तो इस्तीफा देते थे या परीक्षा में सफल होने के बाद भी इस परीक्षा में या इस नौकरी में नहीं जाते थे। कर और लगान आदि के क्षेत्र में भी कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि 1885 से 1905 के काल में सफलता तो मिली, लेकिन अपेक्षित नहीं, पहली बात। दूसरा, जो लक्ष्य रखे गए थे, जो मांगे रखी गई थी, वो भी बहुत सीमित दायरे में रखी गई थी। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भी बड़े सीमित ही थे। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि कुल मिलाकर भारत की जनता जो थी वह इस नरम पंथियों के प्रति उतनी खुश नहीं थी। और कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गुट, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा दल बन रहा था जो लोग थोड़े कठोर कदम उठाने की मांग रखते थे, अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा बुलंद आवाज उठाने की मांग रखते थे। लेकिन ये सब तो बाद में। इनकी उपलब्धियों की बात यदि हम करें, इनकी पद्धति की बात करें, तो हम जानेंगे कि इनकी पद्धति, जैसा मैंने बताया कि जो कांग्रेस के लोग थे, इनका मूल तरीका था कार्य करने का प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन। प्रेयर, पिटीशन, परसुएशन। प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन की जो बात थी, जिसमें प्रार्थना, अनुरोध और अपील का माध्यम अपनाया गया था, ये कई लोगों के गले नहीं उतर रही थी और इसलिए इतने सफल भी नहीं हुए थे। इस प्रकार
1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है, उसका यदि हम उस पर एक सोचें तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आएगा। मिक्स्ड रिएक्शन इस सेंस में, इस अर्थ में कि असफल तो थे, सफल पूरे नहीं थे, लेकिन इस बात के लिए उनको श्रेय देना होगा कि उन्होंने आंदोलन को इस रूप में शुरू किया कि वह कुचला ना जाए। और आखिर उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि यह जो शुरुआत हो रही है, वह शुरुआत आगे एक बड़े पेड़ का रूप ले, उसकी नींव थोड़ी मजबूत हो। उनका उद्देश्य था जनता तक हमारे विचार पहुँचे और जनता जो है, मासेस जो है, वो हमसे जुड़ें। इस उद्देश्य में वो सफल रहे, आंदोलन की शुरुआत को बढ़ाने में सफल रहे, अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने में भी सफल रहे। अंग्रेजों से उन्होंने कुछ रियायतें भी पाई। तो इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष देखें तो हमें निश्चित रूप से ये प्रारंभिक काल के नेताओं को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की अच्छी नींव रखी, जिसने अंत में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अंग्रेजों का दृष्टिकोण भी इसीलिए वैसा ही था जैसा भारतीयों का था। यदि भारतीय नरम थे तो अंग्रेज भी उस हद तक नरम ही थे, उग्रवादी वे भी नहीं थे। उन्होंने कुछ कंसेशंस दिए, कुछ रियायतें दी, उन्होंने भारतीयों की बातें सुनी, उन्होंने भारतीयों से विचार विमर्श किया और उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई कि जो भी कार्य हो रहे हैं वह सहमति से हो रहे हैं, जो भी सुधार हो रहे हैं वह सहमति है उसमें। तो अंग्रेजों का रवैया भी सहयोगात्मक था, क्योंकि उन पर कोई दबाव नहीं था। वे लोग खुले दिमाग से इस कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बातें सुनते थे और उस पर विचार विमर्श करते थे। और जैसा मैंने बताया, इस पूरे 20 वर्ष 1885 से 1905 तक के वर्ष को यदि हम 2 वाक्यों में निष्कर्ष उसका रखें तो पहला निष्कर्ष कि हमारे जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे, ये अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल हुए और उन्होंने आने वाले वर्ष में होने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की एक सफल तब नींव रखी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह आंदोलन अभी भी इन प्रबुद्ध वर्ग के बीच तक ही सीमित था। जनता तक ये बात उतनी नहीं पहुंच पाई जितनी कि पहुंचनी थी। इसे मास मूवमेंट अभी भी नहीं बनाया जा सका। और साथ ही कांग्रेस के एक वर्ग को ऐसा लग रहा था कि शायद हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, अब समय आ गया है जब हमें अपनी मांगें खुले मंच से स्वतंत्रता या स्वराज के रूप में रखनी होगी। ये जो ग्रुप था कांग्रेस का, जो ये वर्ग था, उसे कहते हैं गरम दल। गरम दल, ऐसे नेता जो अपने विचारों में गरम थे। आखिर गरम क्यों ना हो? बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके कारण इन लोगों का मन उत्तेजित था, व्यथित थे। बढ़ता हुआ अकाल, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, प्लेग जैसी महामारी ने बहुत से भारतीयों को असमय ही मार डाला। नरम दल की स्वयं की बहुत सारी असफलताएं, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की है। तो यदि हम इनके कारणों पर जाएं कि आखिर गरम दल क्यों गरम था, दूसरे शब्दों में जो राष्ट्रीय आंदोलन था शुरुआती दौर का,
उसने अपना जो चरित्र बदलना शुरू किया, थोड़ा उग्र होने लगा, उसके कारण क्या थे? तो अब हम दूसरे दौर में पहुंचते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, जिसे कहते हैं उग्रवाद, गरम दल के काल का उग्रवाद, जिसका काल यदि हम सोचें तो माना जाएगा 1905 से करीब 1915, यानी 10 वर्ष का वह काल जिसमें उग्रवाद का जोर, उग्रवाद का बोलबाला था। आखिर इसके कारण क्या थे? पहला कारण तो जैसा आपको पूर्व में बताया गया, नरम दल की मांगें पूर्ण रूपेण नहीं मानी जा रही थी, और जो मानी भी जा रही थी वो बहुत सतही स्तर पर थी, बहुत छोटी छोटी मांगें थी। और तो और इन मांगों को अंग्रेजों के द्वारा मानने में भी बहुत वक्त गुजर जाता था। दूसरे शब्दों में, नरम दल की असफलता इस उग्रवादियों की, इस गरम लोगों की गर्मी का कारण बनी। दूसरा कारण है वास्तविक रूप की पहचान। किसके वास्तविक रूप की? अंग्रेजी शासन के वास्तविक रूप की पहचान। नरम दल के जो नेता थे, जो अंग्रेजी माहौल में बढ़े पले थे, उन्हें अंग्रेजों के प्रति वे नरम थे, उन्हें अंग्रेजों से थोड़ा स्नेह भी था, और उनमें से बहुत लोगों का यह सोचना था कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा है। यह बात दूसरी कि दादा भाई नौरोजी, जो उन्हीं में से एक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी भारत का धन बाहर जा रहा है और भारत को कोई फायदा अंग्रेजी शासन से नहीं हो रहा है। इसके बावजूद जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, प्रारंभिक दौर के जो नेता थे, वे लोग मानने को तैयार नहीं थे कि अंग्रेजों से भारत का अहित हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे घटनाएं होती गईं, जैसे जैसे और विचार विमर्श हुआ, यह बात स्पष्ट होने लगी कि अंग्रेजी शासन जो है वह अन ब्रिटिश है। उनके वास्तविक रूप की पहचान इस रूप में होने लगी कि अंग्रेज भारत के हितैषी नहीं बल्कि भारत के शोषक हैं। वे भारत की विकास के लिए नहीं, वो भारत के शोषण के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनके द्वारा ये कहा जाना कि भारत में रेल व्यवस्था उन्होंने लाई, टेलीग्राफ व्यवस्था उन्होंने लाई, शिपिंग व्यवस्था उन्होंने लाई, आदि आदि, ये सब इसलिए नहीं लाई कि उससे भारतीयों का विकास हो, बल्कि इसलिए लाई कि इससे अंग्रेजों को फायदा हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अंग्रेजों को फायदा ये था कि उनका जो मार्केट था, उनके जो सामान का मार्केट था, वह भारत में गांव-गांव तक पहुंचने लगा, ट्रेन के माध्यम से, शिपिंग के माध्यम से, आदि आदि, सड़कों के माध्यम से। तो ये महसूस किया जाने लगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी भारत में किया जा रहा है, चाहे वो रेल सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट रोड सिस्टम हो, और भी बाकी जो भी किया जा रहा है, उसके पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ निहित है। इस प्रकार भारतीयों ने महसूस करना शुरू किया कि अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य भारत का शोषण है, और इसकी पहचान होने से कांग्रेस के एक वर्ग में उग्रवादिता बढ़ी, और अन्य लोगों में भी ये विश्वास होने लगा कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं हैं। तीसरा कारण जिसने कांग्रेस के अंदर उग्रवाद को जन्म दिया, वह है रैंड की हत्या, जो पूना के ब्रिटिश अधिकारी थे। और वहाँ जब प्लेग हुआ तो उस प्लेग में रैंड के रोल को लेकर, रैंड के व्यवहार को लेकर सवाल उठे और नाराज होकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या ने एक बड़ा रूप लिया। इस हत्या के बाद
लोकमान्य तिलक ने अपने पत्रिका में मराठा केसरी, उनकी पत्रिका का नाम था मराठा और केसरी लोकमान्य तिलक, उन्होंने अपनी पत्रिका में इस बात को लेकर चर्चा की और प्रशंसा भी की इस घटना पर। उन्होंने इसे उचित बताया। तुरंत ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया, उन पे न्यायालय में मामला गया और 18 माह की जेल की सजा उन्हें दी गई। अंग्रेज लोग जो करते थे उसकी प्रतिक्रिया और उग्र होती थी। अंग्रेजों के द्वारा तिलक को जेल भेजना, शायद उसके पीछे उद्देश्य ये था कि इस बढ़ते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो विद्रोह है उसको कुचला जाए, लेकिन इसकी परिणति किसी दूसरे रूप में हो रही थी। जितना ही अंग्रेज कोशिश करते थे भारतीयों को दबाने की, अब देखा जा रहा था उसकी प्रतिक्रिया उल्टी हो रही थी। तिलक का जेल जाना, रैंड की हत्या, और इसने पूरे देश को हिला दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसी दौरान लॉर्ड कर्जन, एक आपको इनकी एक खास आदत बता दें, ये वाइस रॉय थे, भारत के गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, यानी अंग्रेजी शासन के भारत में सर्वोच्च प्रतिनिधि, उसे कहते हैं वाइस रॉय या गवर्नर जनरल। इन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐसे कार्य किए जिससे उग्रवाद को बहुत बढ़ावा मिला, अंग्रेजियों की खिलाफत बढ़ी, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों की खिलाफत बढ़ी। उदाहरण के लिए उसने कुछ ऐसे कानून पास किए जिसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व पर रोक लगा दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो उस समय का नामी विश्वविद्यालय था, और अन्य ऐसे प्रतिनिधित्व जहां पर भारतीय प्रतिनिधित्व चाहते थे कॉरपोरेशन में, नगर पालिका में, वहां पर उसने रोक लगा दी या उनकी संख्या को सीमित कर दिया, जिस पर भारत में बहुत रोष हुआ। उच्च पदों पर भी उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही पदस्थ होंगे। तो इस प्रकार जो लॉर्ड कर्जन है, आप देखेंगे ये पहले वाइस रॉय हैं जिनकी मूछ नहीं है। मुस्टैश, बिना मूछ के भारत में पहला अंग्रेज उच्च पद पर आया तो उसको लेकर दूसरा मजाक हुआ। कर्जन ने जन जन को जन कर दिया, ऐसा मुहावरा चल पड़ा। कर्जन ने जन जन को जन कर दिया, यानी कर्जन ने पूरी जनता को, भारत के लोगों के सामने ऐसी मिसाल पेश की कि भारत के लोग भी उसके प्रभाव से अपनी मूछें उड़ाने लगे। तो इस प्रकार एक नई चीज उसके आने से शुरू हुई। लेकिन यह तो हुआ दूसरा पक्ष। जहां तक कर्जन के खुद के शासन की बात है, उसके द्वारा किए गए ऐसे कुछ कानून, उसके द्वारा किए गए ऐसे कुछ कदम अंग्रेजों के खिलाफ ही गए। और सबसे बड़ा कदम जो कर्जन ने लिया और जिसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कई कदम आगे बढ़ाया, वह था उसके द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल का विभाजन एक ऐसा कदम था जिसने उठाया तो इसलिए गया था जिससे कि बंगाल में बढ़ता हुआ उग्रवाद, बढ़ता हुआ राष्ट्रीयवाद रोका जा सके। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया, परिणति दूसरे रूप में हुई। इस विभाजन ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा, नई ताकत दी। कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये भी जानें कि कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन का कदम एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया छोड़ गया और यह अंग्रेजों के खिलाफ ही पड़ा। और निष्कर्ष ये कि कर्जन का काल जो है
वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कई कदम आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए जाना जाएगा। यद्यपि उसका उद्देश्य ये नहीं था, उसका उद्देश्य तो था कि पूरी तरह से इसे कुचला जाए। इसीलिए उसने प्रतिनिधित्व, चाहे वो विश्वविद्यालयों में हो, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, वहाँ पर भारतीयों के प्रतिनिधित्व को उसने रोका। अब हम अगले कारण पे आते हैं, बंगाल विभाजन। आखिर बंगाल विभाजन क्या है जिसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी? बंगाल जो है वह ब्रिटिश शासन का गढ़ था, कलकत्ता राजधानी थी, और बंगाल स्वयं में एक बहुत बड़ा राज्य था। उसमें उड़ीसा भी था, उसमें कुछ अन्य प्रांत भी जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा राज्य था। और बंगाल में मुसलमान और हिंदू, ये दोनों की संख्या बहुत थी। बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखे थे, और आप देखेंगे जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और अन्य बहुत सारे नेता, ये सब बंगाल से थे। आखिर बंगाल में अंग्रेज थे तो अंग्रेजियत वहाँ ज़्यादा थी, और इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित थे, वहाँ के लोग ज़्यादा चैतन्य थे, वहाँ के लोगों का वाकिया अंग्रेजों से ज़्यादा पड़ा, इसलिए वह समस्याओं को बेहतर समझते थे। और इसलिए वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों की नींव ज़्यादा अच्छी पड़ी थी। वहाँ से बढ़ते हुए उग्रवाद को अंग्रेजों ने हल करने का एक दूसरा तरीका निकाला, और ये कोई नया तरीका नहीं है। आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और शासन करो, विभाजित करो और शासन करो। ये सभी जगह होता है जहाँ विभाजन करने की कोशिश होती है, एकता को तोड़ने की कोशिश होती है, और इसके मदद से फिर शासन आगे करने की, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और यही प्रतिक्रिया यहाँ बहुत भारी पड़ी। बंगाल का विभाजन कुछ इस तरीके से किया गया कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम थे और वेस्ट बंगाल में सब हिंदू थे। जब अंग्रेजों से पूछा गया कि आखिर इस विभाजन का कारण क्या है, तो उसने कहा ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कदम है। इस कदम के आधार पर हम इतने बड़े राज्य को, जिसको सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत हो रही है, उसको यदि हम दो भागों में बांटते हैं तो शासन चलाने में हमें सहूलियत होगी। यानी यह एक प्रशासनिक कदम बताया गया। बंगाल को, आप बंगाल को यदि नक्शे में देखें तो एक बहुत बड़ा राज्य नजर आएगा। कलकत्ता राजधानी थी, और जैसा मैंने बताया पूर्व बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, वह मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल जो वो हिंदू बहुल राज्य था। तो बांटने की जो शैली थी वो ऐसी थी कि एक मुस्लिम राज्य हो गया, एक हिंदू राज्य हो गया, और अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है, प्रशासनिक कदम है। शुरू में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को, अन्य को यह बात तार्किक लगी, तर्क संगत लगी कि वास्तव में इतने बड़े राज्य को यदि प्रशासनिक रूप से बांट दिया जाए छोटे राज्यों में, तो शासन ठीक सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जब इस विभाजन को लागू करने की बात आई और उसको अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि इसको धार्मिक आधार पर इसको बांटा गया। यानी मुस्लिम बहुल राज्य में बहुत से हिंदू भी थे, लेकिन वो माइनॉरिटी में थे, और हिंदू बहुल राज्य में सारे हिंदू थे और कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। दूसरी तरफ इसका मतलब ये कि उनको तोड़ने की, धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश थी। तो निश्चित रूप से इस तोड़ो और राज करो की नीति का जब खुलासा हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बवाल मच गया, और जो उग्रवाद के जो प्रवर्तक थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक, इन लोगों ने इसके खिलाफ
बहुत आवाज़ उठाई। इस घटना ने नए तरीके के आंदोलन की शुरुआत की। इस बंग भंग आंदोलन, इसे कहा जाता है बंग भंग, बंगाल के विभाजन को भंग करने का आंदोलन शुरू हुआ और इसमें 2-3 नई चीजें सामने आई, स्वदेशी और बायकॉट। ये जो उग्रवादी कांग्रेस के जो गरम दल के लोग थे, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब हम नरम नहीं रहेंगे, अब हम अपनी मांग खुले रूप से स्वराज ही रखेंगे, क्योंकि अंग्रेजियत का, अंग्रेजी मंशा का, अंग्रेजी सोच का अब यह स्पष्ट उदाहरण है कि अंग्रेज लोग भारत को तोड़कर शासन करना चाहते, उसे धार्मिक रूप से बांटना चाहते हैं। तो बंग भंग आंदोलन बंगाल के विभाजन को लेकर 1905 में शुरू हुआ। 1906 में इसकी घोषणा हुई। 1907 में सूरत कांग्रेस में गरम दल के लोग कांग्रेस की नरमी को लेकर बाहर आ गए, कांग्रेस भी विभाजित हो गई। शुरू में अंग्रेज लोग खुश हुए इस बात को लेकर, लेकिन यह बात ज़्यादा दिन नहीं चली। आगे इसकी जो घटना हुई वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये बता दें कि बंगाल विभाजन ने हमारे आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाने में मदद की। एक अन्य कारण जिसके कारण उग्रवादिता बढ़ी वो था कि भारतीय जो शिक्षित थे उनके प्रति अंग्रेजों का रवैया कुछ ठीक नहीं था। अभी भी शिक्षित भारतीयों को वो निम्न दृष्टि से देखते थे। उन पर ऐसा कोई विशेष नहीं किया जाता था कि ये लोग शिक्षित हैं तो इनके शिक्षित होने का कुछ फायदा उठाया जाए। तो ये शिक्षित भारतीयों के प्रति जो उनका उपेक्षापूर्ण नीति थी, उसके कारण ये शिक्षित भारतीय बहुत नाराज थे और गरम दल में ऐसे भारतीयों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। ये तो कुछ घटनाएं हैं, कुछ बातें हैं जो भारत के अंदर हो रही थी। अकाल भी बहुत हुआ। इसी दौरान अकाल से भी हजारों भारतीयों की अकाल मौत हुई और इसी दौरान एक तरीके से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी हुआ। अभी उपर्युक्त जितने कारण बताए गए आपको, ये सब कारण राजनीतिक थे जिसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया, आग में घी का काम किया। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना विश्व पटल पर हुई जिससे भारतीयों का आत्मसम्मान बढ़ा, उनका अपना विश्वास बढ़ा, और वो थी स्वामी विवेकानंद का आना और 1893 में उनके द्वारा शिकागो में दिए गए भाषण से जो विश्वास की ऊर्जा भारतीयों में जागी, उसने हमें बहुत उत्साहित किया, बहुत एनर्जाइज किया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के रूप में इस बात को जाना जाता है। अंतिम, देश के अंदर की इन घटनाओं के अतिरिक्त विदेशों में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसने भारतीयों को उत्साहित किया, उत्तेजित किया, प्रेरित किया। उदाहरण, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा वहाँ बसे हुए भारतीय मजदूरों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की चर्चा भारत में हो रही थी। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में भारतीय मजदूर और अन्य भारतीय जो वहाँ बसे थे उनके साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार। साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजी शासन के मातहत था। इस दुर्व्यवहार की चर्चा, जानकारी। दूसरा, इटली जैसे शक्तिशाली देश को अबिसिनिया जैसे एक छोटे देश ने पराजित किया। 1895-96 के युद्ध में
इटली जैसे शक्तिशाली देश को अबिसिनिया जैसे छोटे राष्ट्र ने पराजित किया। 1904 में रूस जैसे महाशक्ति को जापान जैसे छोटे से राष्ट्र ने पराजित किया युद्ध में। और कई अन्य तरह की घटनाएं जो विश्व के दूसरी जगहों में हो रही थी, आयरलैंड आदि आदि, उन्होंने भारतीयों को ये सोचने पर विवश कर दिया कि यदि इतने छोटे देश बड़े बड़े राष्ट्रों को हरा सकते हैं तो हम जैसे बड़े देश तो अंग्रेज शासन को हराने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जापान पहला ऐसा एशिया का राष्ट्र था, एशिया महाद्वीप का, जिसने यूरोपीय महाद्वीप पश्चिमी जगत के पश्चिमी देश को पराजित किया, और वो भी रूस जैसे विशालकाय देश को। इस घटना ने तो भारतीयों को झकझोर दिया। रूसो-जैप वॉर 1904-05 इसने ये साबित कर दिया कि एशिया के लोग भी किसी से कम नहीं, और यही आत्मविश्वास भारतीयों में जागा, यही आत्मविश्वास हमें आगे ले गया। और जब आत्मविश्वास आता है तो उसकी परिणति किस रूप में होती है? थोड़ा और हम एक्टिव होते हैं, थोड़ा हम और एग्रेसिव होते हैं, उग्र होते हैं, और यही हुआ। तो इन विश्व पटल पर होने वाली घटनाओं का असर आप देखें, रूसो-जैप वॉर, अबिसिनिया इटली, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड के जो आंदोलन थे बड़े प्रसिद्ध थे। सो इस प्रकार इन सब घटनाओं ने भारतीयों को उग्र कर दिया, और कुछ ऐसी घटनाएं आगे हुई जिससे अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया कि अब कांग्रेस वह नहीं रही जो 1885 में स्थापना के समय थी, यानी कांग्रेस का उद्देश्य अब बदल गया है। कांग्रेस अब वह भीरू संस्था नहीं रही जो प्रार्थना करेगी, जो अपील करेगी, जो अनुरोध करेगी। कांग्रेस अब अपने पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ अब अपनी मांग रखेगी। यह बात अंग्रेजों को स्पष्ट हो गई। इस प्रकार हमने ये जाना कि कैसे कांग्रेस के उद्देश्य में परिवर्तन आए और क्यों आए। हमने ये जाना कि अब अंग्रेजों को यह भान होने लगा कि बदलते समय के साथ कांग्रेस भी अब बदल गई है, कांग्रेस का स्वरूप भी बदल गया है। और तो और एक समय यह आया जब गरम दल यानी उग्रवादी लोग इतने हावी हो गए कांग्रेस पर कि कांग्रेस को अंततः उनकी बातें माननी पड़ी। और 1906 में दादा भाई नौरोजी, जो एक नरमपंथी माने जाते थे, उनकी अध्यक्षता में जो कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ, वार्षिक रूप से एक उनका सत्र होता था, वहां पर उन्होंने समझौतावादी नीति अपनाते हुए कांग्रेस को तोड़ने से बचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो गरम दल के लोग थे वो कांग्रेस छोड़ने को तैयार थे यदि कांग्रेस अपनी मांगों में परिवर्तन नहीं करेगी। तो दादा भाई नौरोजी इनके दबाव में आकर उन्होंने 1906 में पहली बार कांग्रेस के मंच से कांग्रेस की जो मांग थी उसे एक शब्द में कहा, स्वराज। अब हमें स्वराज चाहिए। इस प्रकार पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग कांग्रेस प्लेटफॉर्म से आधिकारिक स्तर पर 1906 में हुआ, और इसका श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जिन्होंने बाद में यह नारा दिया, स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा।